हाय स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स चल रही है और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं, लेंस मेकर फार्मूला। नाम से पता लग रहा है लेंस मेकर फार्मूला। अगर हम लेंस बनाएं तो जो रिक्वायर्ड पावर है या जो रिक्वायर्ड फोकल लेंथ है उसके लिए कौन सा मटेरियल चूज़ करेंगे, यानी एन कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा उसका, और जो दो सरफेसेस हैं उसकी कर्व्ड सरफेसेस, उनके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं वो कितने कितने होंगे। अगर ये पता है तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई उसकी फोकल लेंथ ये होनी चाहिए। अगर फोकल लेंथ पता है कि हमें इस फोकल लेंथ का बनाना है तो कौन सा मटेरियल लिया उसका एन पता होगा, तो R1 और R2 की वैल्यूज़ क्या हों। या अगर R1 R2 पता है तो अगर हमें F फोकल लेंथ का या P पावर का एक लेंस बनाना है तो कौन सा मटेरियल लेना पड़ेगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए। इसलिए इसका जो नाम है वो है लेंस मेकर फार्मूला। जो लेंस की पावर है, जो लेंस की फोकल लेंथ है, वो डिपेंड करती है एक तो मटेरियल पर, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। आप देखते होंगे कि अगर एक ही पावर का लेंस है, एक ग्लास का है और एक फाइबर का है, तो आप देखते हैं उनकी थिकनेस अलग अलग हुआ करती है, उनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती हैं वो अलग अलग हुआ करती हैं। तो ये सब बातें हम लोग जो करने वाले हैं वो डिसाइड होती हैं लेंस मेकर फार्मूला से। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर तरह से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। लेंस मेकर्स फार्मूला। हमारे पास ये एक लेंस है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बना रहा हूँ वैसे ही लेंस हो। मैं बना रहा हूँ यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस, तो ज़रूरी नहीं है कॉन्वेक्स लेंस ही, कोई भी हो सकता है। और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें दो सरफेसेस हैं P1 और P2। जो P1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर है यह है C1, जो P2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर है यह है C2। अगर कॉन्केव लेंस होगा तब भी ऐसे ले लेंगे, प्लेनो कॉन्केव होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स होगा, कॉन्केव कॉन्वेक्स होगा, कोई भी लेंस हो सकता है ये। और इस वक्त यहाँ पर देखिए दो केसेस हो सकते हैं। एक केस ये कि जब इधर और इधर मीडियम सेम हो तब क्या इसकी फोकल लेंथ होगी, और एक बार ये, यानी कि जैसे कि आप ग्लास का एक लेंस रख दें, यहाँ भी एयर है यहाँ भी एयर है, ऐसे जनरली होता है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। और एक ये केस कि जब दोनों तरफ के मीडियम जो हैं वो अलग अलग हैं तब क्या होगा। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इफ़ मीडियम ऑफ बोथ साइड्स बी सेम, अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तब क्या होगा, इसकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, और ये ग्लास का बना हुआ है, ये मान लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का N1 है, एयर का N1 है, और ग्लास का कितना है N2, ये है। ठीक है भाई। तो अगर आपको ANG निकालना है तो कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसको हम लोग n मान लेते हैं। ये तो सब बातें आप लोग जानते ही हैं। अब हम लोग ये देखिए मानते हैं कि यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ये रखी हुई है O, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखी हुई है। इस स्फेरिकल सरफेस के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इससे एक रे चलेगी, ये रे चलेगी, ये विदाउट एनी डेविएशन यहाँ से पास हो जाएगी। एक रे चलेगी, ये पहुँचेगी पॉइंट A है सपोज ये, तो OA इस डायरेक्शन में। इस पर आप लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो P1 को अगर C1 से ज्वाइन कर देंगे
तो वो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा। C1AN1 ये इस पर नॉर्मल होगा। जब ये नॉर्मल होगा तो जो लाइट रे है जब ये जाएगी एयर से ग्लास में तो टूवर्ड द नॉर्मल ये ऐसे मुड़ जाएगी, ये मुड़ जाएगी और ये यहाँ पर मिलती आकर, अगर ये सरफेस यहाँ पर नहीं होती, इस सरफेस अगर ये नहीं होती तो ये मिलती जाकर यहाँ पर और इसकी एक इमेज फॉर्म करती I1, ये इमेज फॉर्म करती P1 से जो इमेज बनती I1, ये ऐसे चली जाती तब। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पर से तो ये सरफेस P2 स्टार्ट हो गई ना, मीडियम फिर चेंज हो गया, तो फिर से जो रिफ्रैक्शन के लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ये अपने पाथ को चेंज करेगी। अब आप C2 से इसको ज्वाइन करें, सपोज़ ये पॉइंट है B, तो C2 से अब P2 को आप मिलाते हुए बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे C2BN2 ये इस सरफेस पर नॉर्मल होगा। जब लाइट रे ग्लास से एयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी ये, और यहाँ पर ये रे और यहाँ से ये रे आएगी और मिलेगी और एक्चुअल जो रियल इमेज है यहाँ पर वो इमेज ही बन रही है। इसका मतलब जो ये डॉटेड वगैरह मैंने शो किए कुछ नहीं है, लाइट रे ये गई, ये मुड़ी और यहाँ पर इसने एक इमेज फॉर्म कर दी इस लेंस से। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है तो उसे करस्पॉन्डिंग इमेज ये है, ये इसका मतलब हुआ। लेकिन अगर आप लोग ये सोचें कि जो ये लेंस है ये दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बना हुआ है, किन किन से, एक P1 से और एक P2 से, तो फिर आप लोगों को दोनों के लिए अलग अलग रिफ्रैक्शन फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। आप लोग पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन फार्मूले के बारे में, दोनों सरफेसेस के लिए अलग अलग फार्मूला आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आप देखिए, पहले आप लिखेंगे कि पहले फॉर स्फेरिकल सरफेस P1, आप वैसे देख रहे हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का रखी है, ऑब्जेक्ट रखी है ये रखी है ऑब्जेक्ट U, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है ये कहाँ पर, V पर, डिस्टेंस V है इसकी, एंड थिकनेस ऑफ द लेंस ये मैंने ले लिया है T। इतनी सी बात है। UV मैंने इसलिए ले लिए, साइन के साथ नहीं लिए, पता नहीं इमेज यहाँ बने कहाँ बने कुछ पता नहीं होता, इसलिए मैंने ऐसे ले लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मैंने लिखा कि फॉर P1, पहले हम लोग P1 सरफेस की बात करेंगे। तो P1 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ये, तो P1 के लिए U1 है, वो कितना है U, यहाँ से लेके यहाँ तक यही तो है। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है ये। अगर सिर्फ P1 ही होता, P2 नहीं होती, तो इमेज बनती जाके ये, इसलिए जो V2 होगी इसको आप x मान लीजिए, ये हो जाएगा। रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ एयर से ग्लास में। जब एयर से ग्लास में तो ANG लेंगे आप, तो यहाँ पर जो आप लोग n लोगे, यहाँ पर जो हम लोग n लेंगे वो लेंगे ANG, जिसकी वैल्यू कितनी है N2/N1, इसका मतलब n के इक्वल है। ये हुआ P1 के लिए। फिर आप देखेंगे फॉर P2, जो P2 स्फेरिकल सरफेस है इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो आप फिर से समझिए, बहुत ध्यान समझने की बात है। P2 को देखिए, P2 के पास तो ये लाइट रे जा रही थी, जो जा रही थी ऐसे, लेकिन इसकी प्रेजेंस की वजह से आ गई यहाँ पर। इसका मतलब ये रे ऐसे मुड़ के ऐसे हुई है, ये ऐसे थी ऐसे हो गई। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ थी, अगर ये P2 नहीं होती तो ये जो लाइट रे जा रही थी कहाँ पर पहुँचती, I1 पर। इसलिए जो I1 है वो इस P2 के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। या फिर आप ऐसे समझिए कि जो P1 से इमेज फॉर्म हो रही है वो P2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। इसलिए जो P2 है हमारे पास
ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसके लिए u है, u2, तो u2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये पूरा था x, उसमें t कम कर दीजिए तो x माइनस टी, ये हो जाएगा u2। और इससे इमेज क्या बनी, इसने ऐसे कर दिया, इमेज बना दी ये, तो ये बन रही है इमेज। तो v2 कितना हो गया, जो v2 हो गया ये हो गया v के इक्वल, ओके। और इसके लिए n कितना रहा, रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हुआ, ग्लास से एयर में, तो जी एन ए, यहाँ पर n की लिखेंगे जी एन ए, इसका मतलब n1 अपॉन n2। अगर जी एन ए 1 अपॉन एन जी होता है तो 1 अपॉन ए एन जी, इसका मतलब 1 अपॉन एन। ये हो गया। अगर ये सब बातें आपको समझ में आती हैं तो अब रिफ्रैक्शन फार्मूले में कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले इस कर्व सरफेस के लिए लगाइए रिफ्रैक्शन फार्मूला, फिर इसके लिए लगाइए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा लेंस मिरर फार्मूला। आप लिखेंगे कि वी हैव रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस। क्या फार्मूला होता है, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। या तो आप ये कहते हो या आप लिखते हो n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। आप ये लिखते हो, ओके, ये लिखते हो आप। अब आप लोग पहले P1 और फिर P2 के लिए बात कर लीजिए। पहले आप लिखें फॉर स्फेरिकल सरफेस P1, आप लिखेंगे कि फॉर स्फेरिकल सरफेस P1, पहले इसके लिए आपने अप्लाई कर दिया, तो इससे आप जब अप्लाई करेंगे फ्रॉम B जब आप लिखेंगे तो ये आएगा n की जगह ANG अपॉन जहाँ लिखा है V उसके लिए V1, ये V1 है, V1 माइनस 1 अपॉन U1 इज इक्वल टू ANG माइनस 1, और अपॉन इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, R1 इसके लिए है और इसके लिए कितना है, R2, तो ये हो जाएगा अपॉन R1, ये हो जाएगा। अब जहाँ लिखा है ANG वहाँ आप चाहें तो n लिख सकते हैं, तो n अपॉन जहाँ लिखा है V1 कितना है x माइनस 1 अपॉन जहाँ लिखा है U1 कितना है U इज इक्वल टू ANG जगह n माइनस 1 अपॉन R1, ये इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा। ऐसे आप अप्लाई कर देंगे फॉर स्फेरिकल सरफेस P2, फॉर स्फेरिकल सरफेस P2। फिर इसी से फ्रॉम B आप लिखेंगे अगेन फ्रॉम B, तो जहाँ पर लिखा है n, अब कितना होगा ये GNA अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन U2 इज इक्वल टू GNA माइनस 1 और अपॉन इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो है R2, तो GNA कितना होता है 1 अपॉन n अपॉन V2 कितना है V के इक्वल माइनस 1 अपॉन U2 कितना है x माइनस टी इज इक्वल टू GNA है 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन R2, ये हो जाएगा।
n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/v माइनस n डिवाइड बाई x माइनस टी इज इक्वल टू 1 माइनस n/r2, इतना हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर ये लेंस बहुत थिन लेंस है तो जो लिखा है आपने x माइनस टी, ये अप्रॉक्सीमेटली x के इक्वल होगा। आप लेंगे फॉर थिन लेंस x माइनस टी विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू x, तो उस केस में होगा 1/v माइनस n/x इज इक्वल टू 1 माइनस n/r2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। जब आपने लेंस बनाया तो दोनों को इस तरह से मिला दिया, दोनों स्फेरिकल सरफेसेस को, तो आप लिखेंगे एडिंग 1 and 2, जो इक्वेशन नंबर 1 and 2 थी उनको ऐड कर दीजिए, तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो हो जाएगा n/x माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस n/x इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस n/r2, ये हो जाएगा। आप देखेंगे कि n/x से n/x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि या तो आप ये कहिए कि हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है। अदरवाइज़ आप ये कह दीजिए कि अगर जो लाइट रेज हैं वो आएंगी इनफाइनाइट से, तो कहाँ मिलेंगी? फोकस पर। तो अगर u इनफाइनाइट तो v जो होगा वो f, कुछ भी कह दीजिए, तो आप लिख दीजिए कि बट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, सो वी हैव कि 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कब? जब दोनों तरफ मीडियम सेम है, जब ग्लास के दोनों तरफ एयर है, तब ये फॉर्मूला ठीक है। ओके, अब देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी फार्मूले को, लेंस मेकर फार्मूला के सेकंड, इफ मीडियम ऑफ बोथ द साइड्स बी डिफरेंट, अगर अलग अलग मीडियम है। अगर मान लीजिए ग्लास का ये लेंस रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, इसके एक तरफ तो है एयर, इधर है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, मान लीजिए इधर है वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n3, ये मैंने मान लिया। तो जो इसका रे डायग्राम है वो तो वैसे ही रहेगा। आप देखिए कि इसमें भी दो स्फेरिकल सरफेस होंगी लेंस में इस वक्त भी, एक P1 एक P2, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इसकी R2 जनरल मान रहा हूँ, इसलिए साइन नहीं ले रहा हूँ। और आप देखिए कि इसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं, इसका C1 इसका C2, ये मैंने ले लिया। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखी हुई है यहाँ पर, इससे एक लाइट हो जाएगी इस तरह से, पहले नॉर्मल इंसिडेंस अनडिफ्लेक्टेड चली जाएगी, दूसरी जाएगी ये पॉइंट ए पर, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल के पास आ जाएगी। अगर ये P2 नहीं होती तो I1 पर इमेज फॉर्म करती, लेकिन यहाँ पर ये सरफेस दूसरी स्फेरिकल सरफेस P2 आ गई है, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, C2 से मिला के बढ़ा देंगे, तो जब ये ग्लास से वाटर में आएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल और पॉइंट I पर पहुंचकर एक इमेज फॉर्म करेगी। यहाँ पर जो फिगर है, इस फिगर में रियल इमेज फॉर्म करेगी। जो P1 है इससे बनने वाली जो वर्चुअल इमेज I1 है वो P2 के लिए वर्क करेगी
एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज बन जाएगी आई। ये यहाँ पर हो रहा है। तो फिर से P1 के लिए लेंगे तो एक्चुअल में क्या है कि U पर रखिए ऑब्जेक्ट, थिकनेस T है लेंस की, और V पर बन रही है इमेज। अगर हम लोग P1 की बात करेंगे तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, तो ये U1 हो गया, और यहाँ से ये मान लीजिए x डिस्टेंस पर इमेज बन रही है। P1 के लिए इमेज कौन सी है? I1, तो ये बन रही है इमेज x डिस्टेंस पर, इसलिए V1 ये हो गया। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग क्या लोगे? ANG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? N2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है? N1। उसके बाद जब हम बात करेंगे P2 की, तो आप देखिए P2 का मतलब इसके लिए, इसके लिए ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट I1 जो बना रहा था, P1 जो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा था वो वर्क कर रहा है इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह I1। तो ये हो जाएगा U2, जो ये पूरा x में से t कम कर दे तो x माइनस टी, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, और फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? ये, तो ये V2 इक्वल टू V। और रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है? ग्लास से वाटर में, तो जहाँ पर n लिखना चाहिए वहाँ आप लिखें G&W, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये हो जाएगा। अब आपके पास रिफ्रैक्शन फार्मूला है, VF रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस, तो ये फार्मूला होता ही है, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। तो चाहे ये अप्लाई कर दीजिए, चाहे ये अप्लाई कर दीजिए, जो भी आप अप्लाई करना चाहें। रिफ्रैक्शन अगर N1 से N2 में हो रहा है तो N2 यहाँ पर आएगा और N1 यहाँ पर आएगा, और N2 माइनस N1। अगर N2 से N3 में होगा तो N3 यहाँ पर आएगा और N2 यहाँ पर आएगा। ये बात ध्यान रख के चलिएगा। ले चाहे इससे लीजिए चाहे इससे ले लीजिए। देखिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आप लोगों को। हम लिख रहे हैं पहले फॉर स्फेरिकल सरफेस P1, फॉर स्फेरिकल सरफेस P1, तो आप लेंगे फ्रॉम A। क्या हो जाएगा? N2 अपॉन V2, N2 अपॉन V1, फर्स्ट की बात हो रही है, N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1, ये हो जाएगा। N2 अपॉन V1, V1 है x माइनस N1 अपॉन U1 है U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। फिर आप सॉल्व करेंगे इसके लिए P2 के लिए, फॉर स्फेरिकल सरफेस P2, फॉर स्फेरिकल सरफेस P2। तो अब रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है? N3 में हो रहा है N2 से, तो N3 पहले आएगा, यानी N3 अपॉन V2 माइनस N2 अपॉन U2 इज इक्वल टू N3 माइनस N2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका? R2। फिर से आपने कैसे लिखा? फ्रॉम A, इससे लिखा है, इसलिए यहाँ से आप यहाँ से कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप लिखोगे G&W तो भी निकल के आएगा। सॉल्व कर देखिएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो N3 अपॉन जहाँ लिखा है V2, यह है V माइनस N2 अपॉन जहाँ लिखा है U2, यह है x माइनस टी इज इक्वल टू N3 माइनस N2 अपॉन R2। लेकिन आप जानते हैं कि जो लेंस है, हम लोग थिन लेंस लेते हैं, तो जो x माइनस टी है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू x। आप लेंगे फॉर थिन लेंस x माइनस टी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू x, तो N3 अपॉन V माइनस N2 अपॉन x इज इक्वल टू N3 माइनस N2 अपॉन R2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। जब आपने दोनों स्फेरिकल सरफेस मिला के एक लेंस बना दिया, ऐड कर दीजिए 1 N2,
एडिंग 1 N2, जब ऐड करेंगे तो N2 अपॉन x माइनस N1 अपॉन u, ये 1 का टर्म था और 2 का है, N3 अपॉन v माइनस N2 अपॉन x इज इक्वल टू, ये लिखेंगे तो N2 माइनस N1 अपॉन R1 और प्लस ये लिखेंगे N3 माइनस N2 अपॉन R2, ये हो जाएगा N2 अपॉन x से N2 अपॉन x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा N3 अपॉन v माइनस N1 अपॉन u इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N3 माइनस N2 अपॉन R2, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। इन दिस केस अब आप देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ से ही वो फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं जो आप लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। इसका स्पेशल केस, if medium of both the sides of lens be same, that is अगर दोनों सेम होंगे तो यहाँ पर जो वाटर है वहाँ पर क्या होगा, एयर, तो जो N3 होगा वो N1 के इक्वल होगा, दैट इज N3 इज इक्वल टू N1, ये पुट कर देंगे। तो फ्रॉम 3 पुटिंग दिस वैल्यू इन 3, तब क्या होगा, तो N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, जहाँ N3 लिखा था वहाँ पर N1 लिख देंगे, N2 माइनस N1 अपॉन R1 और प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2, ये लिख देंगे। अब यहाँ से N1 आप बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा N1 विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, N1 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू, यहाँ से N2 माइनस N1, ये आपने बाहर कॉमन निकाल लिया तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये हो जाएगा। तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, इस N1 को आप यहाँ ले जाओगे तो N2 माइनस N1 अपॉन N1 विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, लेकिन आप जानते हैं 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U कितना होता है, 1 अपॉन F, आप लिखेंगे पुटिंग 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F, तो हो जाएगा कि 1 अपॉन F इज इक्वल टू, आप देखिए N1 यहाँ पर भी है और इसके नीचे भी है, तो हो जाएगा N2 अपॉन N1 माइनस 1, क्योंकि N1 अपॉन N1 1 हो जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और N2 अपॉन N1 क्या है, ANG, तो ANG है या N है, आप लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 अपॉन F इज इक्वल टू ANG माइनस 1 विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये फॉर्मूला निकल के आता है। ये निकल के आता है। अब आप देखिए कि हम लोग अगर एक रिलेशन ड्राइव करना चाहते हैं कि इस केस में जब दोनों तरफ मीडियम अलग अलग हैं, तो उस केस में जो फर्स्ट फोकल लेंथ है उसका रिलेशन जो प्रिंसिपल फोकल लेंथ है उससे क्या होगा, और जब दोनों तरफ मीडियम अगर सेम है तब क्या रिलेशन होगा, तो हम ड्राइव कर सकते हैं।
आप देखिए ये ड्राइव करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन फर्स्ट फोकल लेंथ एफ डैश एंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। एफ, इसको स्मॉल एफ डैश मान लेते हैं, एफ डैश एंड एफ, तो कितना होगा? तो आप देखिए कि वी हैव फ्रॉम 3, ये फॉर्मूला आया था जब दोनों तरफ मीडियम डिफरेंट थे, तो वी हैव 3, क्या था? n3 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2। ये अब जो डेफिनेशन पढ़ी थी आप लोगों ने फर्स्ट फोकस की और सेकंड फोकस की, फर्स्ट फोकस के बारे में ध्यान होगा आप लोगों को कि कौन सा था फर्स्ट फोकस? फर्स्ट फोकस मतलब ये था कि प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉइंट जहाँ से चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाया करती हैं, या प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉइंट जिसकी तरफ आने वाली जो रेज हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाया करती हैं। ये था फर्स्ट फोकस। ओके, तो आप जानते हैं कि फॉर फर्स्ट फोकस एफ डैश क्या होता है कि u कितना? u कहाँ? u एफ डैश पर, तो v कहाँ? v इनफाइनाइट पर। ये होता है फर्स्ट फोकस के लिए। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन 3, पुटिंग इन 3, शॉर्ट में देखिए क्योंकि टाइम जगह बहुत कम है, तो जहाँ लिखा है u वहाँ तो हो जाएगा एफ डैश, और जो लिखा है v वो इनफाइनाइट, तो n3 अपन इनफाइनाइट कितना होगा? 0 माइनस n1 जहाँ लिखा है u वहाँ होगा एफ डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 और प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2। ये होगा, ये ज़ीरो ख़त्म कर दिए तो माइनस n1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 और प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2। ये हो जाएगा। और अब आप लिखिए फॉर सेकंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस। अब आप लिखिए कि फॉर सेकंड फोकस और प्रिंसिपल फोकस एफ क्या था उसके लिए? वो था कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज पैरेलल आ रही हैं रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर एक्चुअल में मिल जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर एक्चुअल में मिल जाएंगी और इमेज फॉर्म करेंगी, या जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, तो इसका मतलब इमेज क्या बनेगी? फोकस पर। अगर रेज आ रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो u कितना? तो u जो होगा वो होगा इनफाइनाइट, और v कहाँ बनेगा? वो बनेगा प्रिंसिपल फोकस पर। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन 3 अगेन, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 3 तो हो जाएगा, देखिए शॉर्ट में समझिए कि n3 अपॉन v, तो n3 अपॉन f माइनस n1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब 0 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 और प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2। जो 0 है ख़त्म करिए तो n3 अपॉन f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 और प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2, इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखिए कि 4 और 5 के ये साइड तो सेम है ना,
जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे। तो फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5 जो कंक्लूजन निकल के आया वो आया कि -n1 अपॉन f1 इज इक्वल टू n3 अपॉन f, या आप कह सकते हो कि f अपॉन f1 इज इक्वल टू -n3 अपॉन n1। ये निकल गया कंक्लूज़न। अब यहाँ पर तो बस देखिए समझने वाली बात है कि अगर दोनों तरफ मीडियम अलग अलग हैं, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है, तो n3 और n1 इक्वल तो होंगे नहीं। तो जो फर्स्ट फोकल लेंथ होगी और जो सेकंड फोकल लेंथ होगी वो कभी सेम नहीं होगी, पहली बात। लेकिन n1 और n3 कभी अपोजिट साइन के होंगे नहीं, दोनों पॉजिटिव ही होते हैं। इसलिए अगर एक फोकस लेफ़्ट में है तो एक राइट में होगा, ये कन्फर्म है। और स्पेशल केस देखिए वो कि अगर मीडियम सेम है तब क्या होगा, स्पेशल केस ये वाला कि इफ़ n3 इज इक्वल टू n1, अगर सेम मीडियम है तो क्या होगा, तो आप इससे कैंसिल हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू -f1। क्या मतलब हुआ, उस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का, जो फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ जो होंगी उनकी वैल्यू तो सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे डायरेक्शन एक लेफ़्ट में होगा तो एक राइट में होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, इसको ठीक तरह समझिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें रिमेनिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।